हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने आपको लास्ट क्लास में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस तक सारा कवर करके दिया था। होप सो आपने देख भी लिया होगा, और इन केस नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का एक पूरा सेगमेंट है, उसमें सारे वीडियोस पढ़े, उनको वॉच करिए। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आज हम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आइए बच्चों समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जब कोई भी मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाता है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अपने आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता चला जाता है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो किस चीज से रिलेटेड है? ये स्ट्रक्चर रिलेटेड है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम वर्कर्स को दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर जो अपने आप क्रिएट होता है, जिसको कोई क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, एक हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपको पता होगा। ठीक है, मैनेजर के ऊपर जो है और भी कई सारे बॉसेस, फिर इसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया हमारा। तो एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है, उस हायरार्की को हम स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। अब स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो क्या जो वर्कर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको हम ड्यूटीज जो असाइन करते हैं, उनकी जॉब पोजीशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अथॉरिटीज। ठीक है, तो जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज हमारे लिए काम कर रहे हैं, जब उनको हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता देते हैं, अथॉरिटीज के बारे में बता देते हैं, उनकी जॉब पोजीशन के बारे में बताते हैं, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। उसी स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो इस चीज को याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को कोई क्रिएट नहीं करता है। ये ऑटोमेटिक जनरेटेड स्ट्रक्चर है, जहां पे हम वर्कर्स को उनकी ड्यूटीज असाइन करते चले जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते चले जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बार सीबीएसई ने पूछा, शॉर्ट आंसर्स की वैरायटी में मान के चलिए कई बार आपके सामने आ भी जाएगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि कितने एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो एक क्लास के अंदर 30 बच्चे होने चाहिए, 35 बच्चे होने चाहिए, सीबीएसई का नॉर्म है या आईसीएसई का नॉर्म है। उसी तरीके से एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट होने चाहिए जिनको वो इफेक्टिवली मैनेज कर सके, ये हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है। तो इसके लिए एक लाइन की डेफिनेशन दी गई है, इनको तुरंत आप याद कर लीजिएगा। हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन सुपीरियर। तो एक सुपीरियर आसानी से कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, ये हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो क्लास में अगर 20-25 बच्चे होंगे तो क्लास टीचर आसानी से उनको मैनेज कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है, क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर 60 बच्चों की क्लास होगी ना तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने लेसन को सही से पढ़ रहा है कि नहीं, टीचर कभी भी नहीं देख पाएगा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमेशा कम सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए हमारे एक बॉस के अंदर, एक सुपीरियर के अंदर, जिससे सुपीरियर उसको आसानी से मैनेज कर सके। ये हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट क्लास में जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के उसको तुरंत देखिए। वहां पे मैंने आपको फंक्शनल और डिविजनल के बारे में बताया था। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आइए बच्चों समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। देखिए, फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल के बारे में साफ साफ लिखा है, जब हम कंपनी की एक्टिविटीज को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, जब हम वर्कर्स को जॉब असाइन करते हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, और उनको हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर काम करने के लिए भेज देते हैं। तो सिंपली आप इतना याद रखिएगा, जब हम किसी बड़ी कंपनी को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए, व्हेन एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर कीपिंग इन माइंड फंक्शंस ऑफ द कंपनी। जब हम कंपनी कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का डिवीजन कैसे कर रहे हैं, कंपनी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। अब अगर आप देखें तो एक एग्जांपल नीचे दिया गया है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कंपनी को, अगर आप देखेंगे तो कंपनी हमारी 4 फंक्शंस में डिवाइडेड है, एक प्रोडक्शन, एक मार्केटिंग, एक फाइनेंस और एक परचेज। अब प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन के एक्सपर्ट काम करेंगे, जो भी हम हायर करेंगे यहाँ पे
वो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करेंगे। मार्केटिंग के अंदर जो बंदे आएंगे उनके पास मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग का स्किल होना चाहिए, वो मार्केटिंग से रिलेटेड काम करेंगे। फाइनेंस और परचेज, तो यहाँ पे हमने एक कंपनी को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। इसी प्रोसेस को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट में हम वही काम परफॉर्म कराएंगे जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके की पूरे फंक्शन को हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंट बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, देखिए जब भी कंपनी जो है सिंगल चेन ऑफ प्रोडक्ट में काम करती है, सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम करती है, तो वहां पे हम फंक्शनल को ही फॉलो करते हैं। तो अगर कंपनी सिंगल चेन ऑफ प्रोडक्ट या सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट बना रही है, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बना रही है, ठीक है। मतलब अगर उसने गारमेंट्स का काम चालू करा है तो खाली गारमेंट्स में ही प्रोडक्शन करेगी, गारमेंट्स को ही प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सिंगल चेन ऑफ प्रोडक्ट वाली जो कंपनियां होती हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फंक्शनल फॉलो करती हैं। डिविजनल भी फॉलो करती हैं, लेकिन डिविजनल का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अलग है, अभी मैं बनाता हूं, उसको आप समझ लीजिएगा। मेरे ख्याल से इतने में कोई डाउट नहीं होगा। जब हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो फंक्शनल, और ये आपका चार्ट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंपनी को उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उसको हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला है। आइए बच्चों समझते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर को। देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी लार्ज साइज की है, बहुत बड़े स्केल की है, तो 99% जो स्ट्रक्चर वो फॉर्म करेगी वो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कंपनी मल्टीपल चेन ऑफ प्रोडक्ट में काम कर रही है, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके लिए भी जो एडवाइजेबल है वो डिविजनल स्ट्रक्चर ही एडवाइजेबल है। इससे पहले हमने फंक्शनल पढ़ा, तो फंक्शनल में हम कंपनी को उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। तो जो कंपनी खाली सिंगल प्रोडक्ट बना रही है उनके लिए फंक्शनल अच्छा होता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है, एग्जामिनर कभी भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बना रही है तो फंक्शनल अच्छा है। कंपनी अगर बड़ी है, साइज उसका बहुत लार्ज है, मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है, तो वो आपको उस केस में डिविजनल स्ट्रक्चर ही फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है व्हेन कंपनी इज लार्ज इन साइज, देखिए कीवर्ड पकड़िए, एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर वो बना रही है तो वो कंपनी जो है डिविजनल की कैटेगरी में जाएगी ही जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ एक्टिविटीज, अगर देखिए एक लाइन लिख दी मैंने, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, कंपनी जो है मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है। अब इसको आप ये डायग्राम के थ्रू, ये डायग्राम अगर आप बना के आते हैं तो मान के चलिए आपको पूरे के पूरे नंबर वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में काम कर रही है, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन का भी काम कर रही है, सोप का भी काम कर रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट, चेन ऑफ प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट में कंपनी अलग अलग चीज़ों को कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसने टेक्सटाइल के लिए पूरा अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग बना दिया, परचेज बना दिया। कॉस्मेटिक्स के लिए अलग प्रोडक्शन बना दिया, मार्केटिंग बना दिया, परचेज बना दिया। मेडिसिन के लिए अलग बना दिया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज, और सोप के लिए अलग, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट में वो काम कर रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट फ्रेम हो गया है, और उसने फर्दर सब डिवीजन कर दिया है, मार्केटिंग, परचेज और आपका फाइनेंस और अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। तो ये इसके प्रोडक्शन और इसके प्रोडक्शन में कोई मतलब नहीं है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेडिसिन के लिए काम करेगा, ये सोप के लिए काम करेगा। तो बस ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको। ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। तो कंपनी अगर मल्टीपल प्रोडक्ट में काम कर रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है और लार्ज इन साइज है, तो वो जो स्ट्रक्चर फॉलो करेगी वो डिविजनल स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए बच्चों लास्ट में देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। दोनों के एडवांटेजेस और दोनों के ही कुछ डिसएडवांटेजेस। देखिए वैसे जल्दी पूछा नहीं जाता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसमें तब भी हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले एडवांटेजेस अगर आप फंक्शनल में देखेंगे तो फंक्शनल में हम स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिसमें मार्केटिंग का काम मार्केटिंग में होता है, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन में होता है, परचेज का काम परचेज में होता है। तो ये स्पेशलाइजेशन को लीड करता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ईजी सुपरविजन करना बहुत आसान है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का अपना एक मैनेजर होता है, ठीक है। अगर आप सेल्स का देखेंगे तो उसका अपना एक मैनेजर होता है, तो वो मैनेजर अपने वर्कर्स को प्रॉपर गाइड करता है, उनके ऊपर निगरानी रखता है, तो सुपरविजन काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी आसान रहता है, ठीक है। आपस में सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। डिपार्टमेंट्स भी अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर एक अपनी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी आसानी से मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जो डिपार्टमेंट हम बनाते हैं उनके मैनेजर आपस में कोऑर्डिनेट करके आसानी से एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर सकते हैं। तो तीन ये हो गए। इधर अगर आप देखेंगे तो एडवांटेजेस में क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और
हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे अगर आप देखेंगे मान लेते हैं हम टेक्सटाइल बना रहे हैं तो टेक्सटाइल के अंदर हम मार्केटिंग बनाएंगे, फाइनेंस बनाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे टेक्सटाइल का ही, और उसमें उसी से रिलेटेड स्पेशलाइज लोगों को ही अपॉइंट करेंगे। तो ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को ही बढ़ावा देता है। जैसे मेडिसिन का डिपार्टमेंट अगर हमारा है तो मेडिसिन में हम मार्केटिंग का सब डिपार्टमेंट बनाएंगे, फाइनेंस बनाएंगे, परचेज बनाएंगे, और उन्हीं से रिलेटेड मेडिसिन में अगर आप देखेंगे जो उसकी नॉलेज रखते हैं, उसका एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे। तो ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देता है। डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर एक जो डिपार्टमेंट है उसका अपना एक डिपार्टमेंटल हेड होगा। जैसे अगर आप देखेंगे टेक्सटाइल तो टेक्सटाइल के ऊपर एक डिपार्टमेंटल हेड होगा, आपका सोप है तो सोप के ऊपर एक डिपार्टमेंटल हेड होगा। तो वो डिपार्टमेंटल हेड जो है देखता रहता है, निगरानी रखता है, और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आसानी होती है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बताता है कि नए डिपार्टमेंट आसानी से ऐड करे जा सकते हैं। जब भी नए प्रोडक्ट, हमें कोई भी नया प्रोडक्ट समझ में आता है कि हम उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको आसानी से प्रोड्यूस करके एक नया डिपार्टमेंट बना करके आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेज जबरदस्ती के लिखे गए हैं, इतना कोई बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी देख लीजिए। डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कैसे डिफिकल्टी, एक तरफ स्पेशलाइजेशन बता रहा है, दूसरा बता रहा है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो ये जबरदस्ती का पॉइंट है। लेकिन तब भी आप समझ लीजिए कैसे बोल रहा है। देखिए यहाँ जो हम प्रोडक्शन के अंदर लोगों को हायर करेंगे उनको प्रोडक्शन का नॉलेज होगा, जो मार्केटिंग के अंदर बंदे आएंगे वो मार्केटिंग का नॉलेज रखेंगे। तो कभी भी अगर हमें मार्केटिंग वाले को काम कराना है प्रोडक्शन का, तो वो प्रोडक्शन के काम को करने में बिल्कुल फेल हो जाएगा। ये उसी तरीके से हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो अगर कोई एक्सपर्ट बैट्समैन है तो खाली बैटिंग ही कर सकता है, वो बॉलिंग नहीं कर सकता। इसी तरीके से मार्केटिंग का बंदा प्रोडक्शन का काम नहीं कर पाएगा, मार्केटिंग का बंदा सेल्स का काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बोला जा सकता है कि आगे चल करके अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ती है मैन पावर की, तो हमें लोग अवेलेबल नहीं होंगे, हमें नए नए लोगों को ही हायर करना पड़ेगा। और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इनफ्लेक्सिबिलिटी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वही है कि मार्केटिंग का जो इंडिविजुअल है, मार्केटिंग का जो एक्सपर्ट है, मार्केटिंग में जो प्रोफेशनल है, वो सेल्स का काम नहीं कर सकता। जो सेल्स में प्रोफेशनल है वो अकाउंट्स का काम नहीं कर सकता, और जो अकाउंट्स में प्रोफेशनल है वो फाइनेंस का काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है कि जब एक इंडिविजुअल कई सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर ले, लेकिन यहाँ जो हायर करा जाता है वो अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बंदा होता है, इसलिए वो दूसरे डिपार्टमेंट का काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी को भी एक तरीके से बढ़ावा देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड, तो बनी सी बात है अगर आप जितने भी ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट जोड़ते जाओगे, मान लेते हैं आप टेक्सटाइल भी बना रहे हो, इसके बाद आप लेदर गुड्स भी बना रहे हो, कॉस्मेटिक्स भी बना रहे हो, मेडिसिन भी बना रहे हो, इसके बाद कोई और एक गुड्स आपने ऐड कर दिया, तो जितने ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ऐड करेंगे उतना ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरा सेकंड अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बोला गया है। कॉन्फ्लिक्ट क्या बोला गया है कि कई बार दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, जैसे टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक्स के बीच में जो उनके हेड्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कंपनी ने ज़्यादा फंड एलोकेट कर दिए टेक्सटाइल को, कम फंड एलोकेट करे मेडिसिन को, तो आपस में डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इनको नोट कर लीजिए। होप सो आज का जो कंटेंट है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारा साथ ऐसे बनाए रहिए। अब मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए थर्ड पार्ट लेकर के आऊँगा इसका। थैंक यू सो मच।